देखें हमारे पास जो होमियोस्टेसिस है, आपको यहां से सारे बच्चों को विजिबल है? वेरी गुड, सही है जी। होमियो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, होमियो का मतलब सेम और स्टेसिस का मतलब स्टेट। इसका मतलब है सेम स्टेट। एक्चुअली आप जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें एक फीचर कौन सा है? होमियोस्टेसिस। अच्छा, ये जो होमियोस्टेसिस है, क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल स्टेट को कांस्टेंट रखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? देखिए हमारे पास जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें परमानेंट बेसिस पे फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। उन फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। अब जो हमारा लेट सपोज हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहां पे टेम्परेचर परमानेंट बेसिस पे चेंज होता है, कभी 40 पे चला गया, कभी 45 पे चला गया, और कभी 20, कभी 10 पे चला गया। तो ये एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन है, और इसके अगेंस्ट हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। हम 37 पे लॉक रखते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस को जब आप थोड़ा सा मजीद डिटेल में पढ़ेंगे तो अब यहां पर कांस्टेंट के वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नैरो रेंज के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक सिंगल पॉइंट पे फिक्स नहीं करते हैं, बल्कि एक नैरो रेंज के अंदर फिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनल टेम्परेचर 37 कहने की बजाय हम फिर क्या कहेंगे? 36 टू 38। ये एक रेंज है जिसके अंदर टेम्परेचर को फिक्स रखा जाता है। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ internal environment from the harms of the fluctuations in the external environment। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उनके हार्म से अपनी बॉडी के इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। अच्छा, जब आप होमियोस्टेसिस को पढ़ेंगे तो आपको ये बात यहां पे नजर आएगी कि बॉडी के हर हर कंपोनेंट की होमियोस्टेसिस की जा रही होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ जो होमियोस्टेसिस है वो 3 कंपोनेंट्स की है। इसमें पहला कौन सा है? थर्मो रेगुलेशन। दूसरा कौन सा है? ऑस्मो रेगुलेशन। और तीसरा कौन सा है? एक्सक्रीशन। हाँ जी, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, एंड द रेगुलेशन ऑफ water and salts in the body is called osmoregulation, and the regulation of nitrogenous waste in the body is called excretion. It's called what? It's called excretion. ये बात समझ आ गई? अब यहां पर 2 MCQs जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो दिए हुए हैं। आपको नजर आएगा कि हमारे पास किडनी जो है वो हर हार्ट बीट का 20% ब्लड जो है वो रिसीव कर रही होती है। ईच हार्ट बीट जो है उसका 20% ब्लड कौन रिसीव करता है? इसी तरह हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है कि किडनी का बाय वेट जो है वो वेट क्या होता है? तो 1% ऑफ द बॉडी वेट। लेट सपोज एक बंदा 100 kg का है, तो उसमें किडनीज का वेट क्या होगा? 1 kg, 1% ऑफ द बॉडी। ऐसा है कि नहीं जी? अच्छा ओके, इसके बाद जब आप बात करेंगे, हम देखते हैं जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है। देखिए यूरिनरी सिस्टम में आपको ये बात नजर आएगी कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ब्लैडर जो है वो टेम्परेरीली जो है वो स्टोर करता है किसको? यूरिन को। और यूरेथ्रा जो है उसका साइज मेल और फीमेल में फ्लक्चुएट करता है। मेल में 8 इंचेस और फीमेल में 1.5 इंचेस साइज होता है। मेल में यूरेथ्रा जो है वो ओपन होता है पीनस में, और फीमेल में जो है वो यूरेथ्रा ओपन होता है वेजाइना में। इसी तरह यहां पर आपको जो है वो एक डायग्राम मिलेगी जो एक्सप्लेन करेगी किसको? एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अच्छा, यहां पर आप देखें अ पेयर ऑफ किडनीज। हाँ जी, इसी तरह हमारे पास यूरेटर का आपको एक पेयर मिलेगा। किसका पेयर मिलेगा? यूरेटर का। ऐसा है कि नहीं जी? ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो कैरी करती हैं यूरिन को कहां से कहां तक? किडनी से, वेरी गुड, किडनी से ब्लैडर तक। इसी तरह यहां पर आपको
आप यहां पर नीचे देखेंगे तो यहां आपको नजर आएगा कि एक ब्लैडर पाया जा रहा है जिसका काम क्या है, स्टोर करना किसको, यूरिन को। और ब्लैडर जो है वो कितनी अमाउंट में यूरिन को स्टोर करता है, 0.5 to 1 लीटर, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पे हम बात कर चुके हैं, ये ब्लैडर को एम्पटाइज करता है, ठीक है, और ये रिमूव करता है बेसिकली यूरिन को। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर इस डायग्राम में आपको मिलेगी, ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, आपको ये यहां पे नजर आएगा कि नेफ्रॉन्स जो है वो क्या है, 1 मिलियन पर किडनी पाई जाती हैं। उनका नंबर यहां पर दिया गया है, नेफ्रॉन का क्या नंबर है, हाँ जी 1 मिलियन पाई जा रही है पर किडनी, ऐसा है कि नहीं जी। अच्छा, नेफ्रॉन को हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट आपने नहीं कहना, यहां पे लिख दिया गया मिस्टेकनली, लेकिन ये सिर्फ फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल यूनिट। तो क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट आपको पता है सेल्स होते हैं और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ओके। अब नेफ्रॉन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अच्छा, नोटिस कीजिएगा ये आपको जो है वो किडनी का जो है वो थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, जिसमें ये क्या है जी, रेनल, और ये क्या है, रेनल मेड्यूला। आउटर पोर्शन को क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन को क्या कहते हैं, रेनल मेड्यूला कहते हैं। ये भी बात समझ आ गई सबको। नेफ्रॉन्स दो तरह की होती हैं, नेफ्रॉन्स, जो बात याद रखनी है आपने, ये बात याद रख लें, नेफ्रॉन कभी भी मेड्यूला के अंदर कंप्लीटली नहीं पाई जाती है। कोई नेफ्रॉन मेड्यूला के अंदर नेफ्रॉन कंप्लीटली पाई जाती है कहां पर, ये आप देख रहे हैं, ये वाली नेफ्रॉन जो कंप्लीटली पाई जा रही है किधर, कॉर्टेक्स में, इसे क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बताइएगा इसे क्या कहेंगे, हाँ ये कहलाएगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहां पे आप जो है वो इसकी लेबलिंग को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहला रही है, हाँ जी ये कहला रही है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अच्छा, एक नेफ्रॉन ऐसी होती है जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर लाइन के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, कॉर्टेक्स, और ये आपको वो नजर आएगी। ये हमारे पास देखें यहां पर उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट है, लेकिन उसका लूप ऑफ हेनले किधर गया हुआ है, मेड्यूला में, डीपली डिप्ड है किधर, खुद वो किधर है, बाकी सारे पार्ट किधर है, कॉर्टेक्स में, लेकिन मेड्यूला कहां पे चला गया, ये लूप ऑफ हेनले कहां पे चला गया, मेड्यूला में। ऐसी नेफ्रॉन को क्या कहना है, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इसे हम क्या कहेंगे, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहेंगे। ये भी बात, द नेफ्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला इज कॉल्ड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। बात समझ आई है। द नेफ्रॉन whose loop of Henle is deeply dipped into the medulla is called juxtamedullary nephron। साथ ही इसका फंक्शन पढ़िएगा, जितना लंबा पार्ट आपको इसका ये नजर आ रहा है उतनी ज्यादा ये क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। और जितनी ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है फिल्ट्रेट में से चीजों को वापस किधर गेन करना, ब्लड के अंदर। तो फिल्ट्रेट को वापस किधर रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना किसका काम है। अब ये कैसे बनाती है आगे हम देखेंगे। ओके, नोटिस कीजिएगा, नोटिस आपने ये करना है कि ये हमारे पास एक किडनी जो है उसको ड्रॉ किया गया। किडनी आपको नजर आ रही है, इसके पार्ट्स को इलेबोरेट करने लगा हूं मैं, आपने जरा नोटिस करना है जी। ओके जी, ओके जी, ये हमारे पास किडनी है, ये क्या है जी, हाँ ये किडनी है, और इसको हम देखते हैं। टॉपिक इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। देखिए, जब आप किडनी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये किडनी का आउटर पोर्शन है, और इसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स जी, इसे क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। ये आपको प्रोमिनेंटली विजिबल हो रहा होगा, इसे क्या कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है, मेड्यूला। इसके अंदर क्या है, ये जो आपको पायरामिड शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये मेड्यूला के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें रेनल पायरामिड्स कहते हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं, मेड्यूला के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन को क्या कहेंगे, इनर पोर्शन को क्या कहेंगे, मेड्यूला। अच्छा, ये हमारे पास पेपिल्लाई क्या होते हैं, ये जो पायरामिड है इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला अब स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, पेपिल्लाई कहते हैं। ठीक है जी, टिप जो है पायरामिड की उसे आप क्या कहेंगे, पेपिल्लाई।
ये रेनल पिरामिड्स वही है जी। इसी तरह आपको कैप्सूल, इसके बाहर जो है वो एक कैप्सूल पाया जाता है जो सराउंड करता है किसको, जी किडनी को सराउंड कर रहा होता है। और इसी तरह आपको रेनल कॉलम नजर आएगा। अब ये रेनल कॉलम क्या है? रेनल कॉलम आपको यहां पर, ये एक पिरामिड है और ये हमारे पास दूसरा पिरामिड है, तो इन दोनों के दरमियान में एक ये वाली जगह जो है इसे हम क्या कह रहे हैं? रेनल पिरामिड कह रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं जी? सॉरी, रेनल कॉलम कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? रेनल कॉलम। रेनल कॉलम भी समझ आ गया। अब देखिएगा मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स को बड़ा प्रोमिनेंटली मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक पिरामिड है। पिरामिड से ये स्ट्रक्चर जो निकला इसे आपने क्या कहना है? जो एक पिरामिड के साथ कनेक्टेड है। अब दूसरे पिरामिड के साथ भी एक क्या कनेक्टेड होगा? माइनर कैलेक्स। तीसरे के साथ भी क्या कनेक्टेड होगा? और ये सारे माइनर कैलेक्स आपस में फ्यूज करके एक बड़ी जो है वो चैनल को बना देंगे, जैसे आप क्या कहेंगे? जैसे आप मेजर कैलेक्स कहेंगे। मेजर कैलेक्स भी समझ आ गया। अब रेनल हाइलस को जरा देखें। ये जी रेनल हाइलस। रेनल हाइलस क्या होता है? वो ओपनिंग किडनी के अंदर, वो ओपनिंग जहां से एंटर करेगी ब्लड वेजल्स किडनी के अंदर और एग्जिट करेंगी, और जहां से नर्व्स एंटर और एग्जिट कर रही होंगी उसे आप क्या कहेंगे? रेनल क्या कहेंगे? हाइलस। उसे हम क्या कहेंगे? रेनल हाइलस कहेंगे। अब अगली बात, रेनल पेल्विस। बेटा रेनल पेल्विस को अच्छे से सुनना है। किडनी के यहां पर ये वाली जगह जो है, ये नजर आ रही है आपको जगह? इस जगह के ऊपर सारे के सारे जो किडनी है वहां से यूरिन की कलेक्शन की जाती है। क्या की जाती है? और जिस जगह के ऊपर कलेक्शन की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये वो जगह है जहां से आगे क्या निकलेगी? यूरेटर। तो आप इसे क्या कहते हैं? बेस ऑफ द यूरेटर। पेल्विस वो जगह है जिसे आप क्या कहेंगे? बेस ऑफ द यूरेटर। हमने इसके साथ ही एक और चीज भी लिखी है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द यूरेटर। प्रोक्सिमल कहते हैं शुरू वाला पार्ट। लेट सपोज बायो में ये टर्म इस्तेमाल होती है। ये लेट सपोज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ये मेरी उंगली है, ये उसका क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। और आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के करीब वाला जो पॉइंट होता है उसे प्रोक्सिमल कहते हैं, और जो दूर वाला होता है उसे डिस्टल कहते हैं। पॉइंट समझ आ गया? तो ये प्रोक्सिमल पार्ट भी है किसका? यूरेटर का, क्योंकि यूरेटर यहीं से तो ओरिजिनेट कर रही है। ये भी बात समझ आ गई। रेनल आर्टरी वो होती है जो ब्लड लेके एंटर करेगी किडनी के अंदर, और रेनल वेन वो होगी जो क्या करेगी? जबरदस्त। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब यहां पे आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स भी ऊपर नजर आएंगी जो कॉर्टेक्स के अंदर कंप्लीटली पाई जा रही होंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम जो है वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बेसिकली पढ़ने लगे। ये आपके सामने नेफ्रॉन ड्रॉ हुई। अच्छा, उससे पहले आप जो है वो थोड़ा सा किडनी के स्ट्रक्चर्स को देखिएगा। कौन कौन से पार्ट जो है इसके अंदर फॉल करेंगे? तो कौन से पार्ट फॉल कर, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जिसमें दो चीजें आएंगी, रेनल कॉर्पसल और रेनल टिब्यूल्स। रेनल कॉर्पसल में दो चीजें आती हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इलेबोरेट करते हैं। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का क्या है? नेटवर्क। और ये हमारे पास क्या है जी? बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। ये जी ये बोमेन्स कैप्सूल है। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, तो अब हमारे पास जो है ये क्या है जी? रेनल टिब्यूल्स। रेनल टिब्यूल्स जो है इन दोनों के अलावा, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के अलावा सारे पार्ट किस में चले जाएंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा कुछ आगे चले जाएगा। इसी तरह हमने क्या कहा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है जो कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती है? डाइल्यूटेड यूरिन को। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का क्या फंक्शन ठहरा? क्यों? वजह, एक लॉन्ग लूप ऑफ हेनले कंटेन करती है जिससे एडिशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। यहां पर हमने यही लिखा कि क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो बन रहा होगा। ये बात समझ आ गई? अब हम जो है वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं तो पहला पार्ट क्या है? रेनल कैप्सूल का। ये पार्ट कौन सा है? रेनल कैप्सूल को मैं अलग से इलेबोरेट करता हूं, आप जरा नोटिस कीजिएगा। ये जी, ये बात समझ आ गई सबको?
अब देखें, ये हमारे पास क्या है जी, रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल का जो आउटर ये पोर्शन है, बाउल लाइक पोर्शन है, इसे आप क्या कहते हैं, बोमेन्स, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहेंगे, बोमेन्स कैप्सूल के पास स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पोडो। एमसीक्यूज आते हैं कि पोडोसाइट कहां पर नेफ्रॉन के अंदर पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सुनना बहुत जरूरी है। अगला पार्ट है क्या जी, ग्लोमेरुलस। हाँ जी, एक ब्लड वेसल एंटर कर रही है और वो आके डिवाइड करके क्या बना रही है, ब्लड कैपिलरीज को बना रही है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसे आप क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे, यहां पे हमने लिख दिया। और एक जो है वो वापस लेकर जा रही है क्या जी, हाँ जी, क्या लेके जा रही है, ब्लड को। जो आ रही है वो एफरेंट आर्ट्रियूल है, जो जा रही है वो इफरेंट आर्ट्रियूल है। अच्छा, नोटिस कीजिएगा, ये हमारे पास एफरेंट जो है इसका डायामीटर क्या है, बड़ा नजर भी आ रहा होगा आपको, और इफरेंट का डायामीटर क्या है, छोटा। देखें, अगर जो है, और आगे ब्लड कैपिलरीज का डायामीटर भी क्या है, स्मॉल। जब यहां पर बड़ा डायामीटर है तो ज्यादा ब्लड एंटर कर रहा होगा, लेकिन आगे जाके उसको फ्लो करने के लिए जगह मिल रही है थोड़ी, और निकलने के लिए भी जगह है, तो डेफिनेटली यहां पर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ये एक्सेप्शनली हाई होता है। नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है यहां पे उससे ज्यादा प्रेशर होता है। हालांकि ये भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। रीजन क्या है, एफरेंट का डायमीटर ज्यादा, इफरेंट का स्मॉल। दूसरा, कैपिलरीज की वॉल्स क्या होती हैं, पोरस। कैपिलरीज की वॉल्स क्या होती हैं, पोरस होती है। ये बात समझ आई है कि नहीं। हाई ब्लड प्रेशर और पोरस वॉल्स की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकल आते हैं, कैपिलरीज को छोड़ देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस या प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्योंकि किसकी वजह से हुआ, प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ। अब जो चीजें बाहर निकलेंगी वो बेसिकली क्या कहलाएंगी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस। उनके अंदर क्या चीजें होंगी, इसको समझने से बेहतर है कि आप वो समझ लें कि उसके अंदर क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, और क्या, प्रोटीन्स नहीं होंगी, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, लार्जर प्रोटीन्स नहीं होंगी, ये एब्सेंट होंगी। तो फिर होगा क्या, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, है ना जी, सॉल्ट्स, गैसेस एंड every other component than the RBCs and blood clotting factors. पॉइंट समझ आ गया जी। ये चीजें बाहर निकल आती हैं, दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, दैट इज वेरी 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 क्रूशियल लॉस ऑफ द ब्लड, ठीक है। एंड इट्स कॉल्ड, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब आगे देखिएगा। अब पहले तो आप स्ट्रक्चर को जरा समझेंगे और फिर हम बात करते हैं। यहां पर आपको नजर आएगा ये क्या है, ग्लोमेरुलस। यहां से क्या ये बोमेन्स कैप्सूल, और यहां से फर्स्ट कॉन्विलेटेड ट्यूब्स बन रही हैं, है ना जी, फर्स्ट कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स, इन्हें कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये है लूप ऑफ हेनले, जिसमें नीचे जाता हुआ लूप क्या है, डिसेंडिंग, और ऊपर जाता हुआ। उसके बाद वाली डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स जो ओपन होती हैं किसमें, जबरदस्त। ये एरिया डिफाइन कर रहा है बॉर्डर किसका, कॉर्टेक्स और मिड। ऊपर क्या है, कॉर्टेक्स, और नीचे क्या है, ये जो आपने बनाई नेफ्रॉन, ये कौन सी है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। ये कौन सी नेफ्रॉन है, अब नोटिस कीजिएगा, ये एफरेंट आर्ट्रियूल आ रही है, ये वाली एफरेंट आर्ट्रियूल। उसने क्या बनाया, ग्लोमेरुलस, हाँ जी, बनाया कि नहीं ग्लोमेरुलस, और वहां से इफरेंट वापस निकल गई। क्यों, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड के लॉस हो गए थे, और इंस्ट्रक्शन दी गई इफरेंट को कि जाओ वो सारे कंपोनेंट वापस लेके आओ। इफरेंट गई और उसने एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनाया, जिसने सराउंड कर लिया किसको, हाँ जी, जिसने किसको सराउंड कर लिया, जो हमारे पास रेनल टिब्यूल्स हैं उनको सराउंड कर लिया। और आप उस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को क्या कहते हैं, पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। आप उसे क्या कहते हैं, पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। किसने डिराइव की है, इफरेंट आर्ट्रियूल ने, नहीं जी, इफरेंट आर्ट्रियूल ने इसको जो है वो कैरी किया। अच्छा, नोटिस कीजिएगा, यहां पर आपको एक टर्म मिल रही है, वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा, द एडिशनल ब्लड कैपिलरीज। हाँ जी, एडिशनल ब्लड। आपने नोटिस किया जब मैंने आपको बताया कि वो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उनका लूप ऑफ हेनले किधर होता है, डीपली डिप्ड इनटू द
मेड्यूला, डीपली डिप्ड इनटू द मेड्यूला होता है। अगर वो बहुत लॉन्ग होता है तो इट मींस वहां पे एडिशनल पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज पाई जाएंगी और उन्हें क्या कहेंगे, वेजा रेक्टा। और ये वेजा रेक्टा एडिशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा किसके अंदर, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। ये भी बात समझ आ गई सबको कि कोई नहीं आई? ओके, अब हम जो है वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसका जी, फंक्शन है किसका, नेफ्रॉन का, ये जी। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जी। तो पहला फंक्शन कौन सा है, वेरी गुड। तो पहला फंक्शन है जी प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर और पोरस वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस की वजह से वहां से चीजें फिल्टर हो जाती हैं, जैसे क्या कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन। रेनल कॉर्पसल इसको डील कर रहा होता है, रेनल कॉर्पसल ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कहता है ना जी। और जो चीज बनेगी उसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे, हाँ जी, नहीं कहेंगे? ओके, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है इसकी सिमिलैरिटी है किसके साथ, सीरम। कल भी मैंने बताया था, सीरम ब्लड में से पहले तो आप निकाले ब्लड प्रोटीन्स, पहले क्या निकाले, ब्लड प्रोटीन्स ब्लड में से, हाँ जी, आपने क्या निकाली, ब्लड प्रोटीन्स, तो पीछे प्लाज्मा बचेगा। 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल निकाल दिए, प्लाज्मा बच गया। उस प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दें, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, तो पीछे सीरम बचेगा। क्या बचेगा, सीरम। तो इसकी सिमिलैरिटी किसके साथ है, सीरम में ना तो ब्लड सेल्स होंगे ना लार्जर प्रोटीन्स होंगे, इसमें भी ना तो लार्जर प्रोटीन्स है ना आरबीसी है, सिमिलैरिटी बनी कि नहीं। दूसरा काम चेक कीजिएगा, इसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव देखें, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड के हो गए थे लॉस, और ब्लड इस चीज को लेकर बहुत परेशान है, ठीक है। तो इफरेंट आर्ट्रियूल ने ये प्लान किया है कि वो जाएगी और जाके सारे कंपोनेंट्स वापस लेके आएगी, हाँ, लेकिन सिलेक्टिव पार्ट्स के अंदर सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को ही वापस ब्लड के अंदर रीगेन किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, सिलेक्ट। मिसाल के तौर पे कौन सा पार्ट, कौन सी जो है वो कंपोनेंट को रीअब्सॉर्ब करता है, ये देखिएगा जी। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स किसको रीअब्सॉर्ब करते हैं, और बहुत जबरदस्त, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स वाटर को, सोडियम क्लोराइड को और ग्लूकोज को। डिस्टल, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर को एब्सॉर्ब करता है, रीअब्सॉर्ब करता है किसके थ्रू, एक्वापोरेंस वॉल्स के अंदर पोर्स है बेसिकली। इसी तरह असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सोडियम क्लोराइड को, मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। इसी तरह डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसको, हाँ जी, नहीं समझ आ रही, अच्छा सही है। डिस्टल, अच्छा जी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो दूर हैं वो किसको जो है वो रीअब्सॉर्ब करती हैं, और सोडियम क्लोराइड। और कलेक्टिंग डक्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं कि इन पार्ट्स के ऊपर कौन कौन एक्ट कर रहा होता है। इंसुलिन का जो एक्शन है वो किसके ऊपर है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर है। इंसुलिन का जो है वो किसके ऊपर, एल्डोस्टेरोन का किसके ऊपर फंक्शन है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर। मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास एडीएच, एडीएच का किसके ऊपर है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, हाँ। अच्छा, एक चीज एडीएच का आपने याद रखना है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, एक तो ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करता है, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी एक्ट करता है। किसके ऊपर एक्ट करता है, हाँ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी एक्ट कर रहा होता है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी सबको, बात समझ आ गई जी। ओके, दो चीजें हमने आगे पढ़नी है उसमें सब। अच्छा, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, तीसरा, ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में तीसरा पॉइंट है। ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन में ये तीसरा पॉइंट है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है, ये हमारे पास है डिसेंडिंग ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये कौन सा पार्ट है, लेट सपोज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसके बाहर क्या पाई जा रही है, ब्लड कैपिलरी। पॉइंट समझ आया जी। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी,
ये कुछ कंपोनेंट्स को रिलीज करेगी किसके अंदर, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स में। डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ लें, यहां पे जो टिब्यूलर सिक्रीशन होती है वो ब्लड रिलीज करता है फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस में, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये क्या है, टिब्यूलर सिक्रीशन। क्या रिलीज किया जाता है, हाइड्रोजन आइंस। क्या रिलीज किया जाता है, ताकि यूरिन की जो पीएच है उसको मेंटेन किया जाए 4.8 टू 7 पॉइंट। ये एमसीक्यूज आता है। इसी तरह और क्या डालती हैं, ब्लड से क्या डाला जाता है, क्रेटन फॉस्फेट, है ना जी। और इसी तरह कैपिलरी, ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये भी डाल दी जाती हैं ब्लड से निकाल कर किसके अंदर, जबरदस्त। अब सॉरी क्या लिखा हुआ, जी वो ब्लड से लेके डालते हैं जी, ठीक है। बुक ने थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है इसको, मैंने थोड़ा इसको डिटेल से बता दिया। अच्छा इसकी मजीद अगर आपने डिटेल पढ़नी हो ना, तो अभी ये तो हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ा है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी गाइटन के अकॉर्डिंगली, मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक है जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, तो आप उसको देखिएगा, उसमें इससे भी ज्यादा डिटेल है, इसकी डिटेल मैकेनिज्म है इसका। अच्छा खैर, तो अभी हम सिर्फ अपने सिलेबस को कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें। तो खैर काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट रीएब्जॉर्प्शन का एक मैकेनिज्म है जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर, लेकिन उसको समझने से पहले आपको मेरी बात समझनी होगी। काउंटर करंट मूवमेंट को समझें। देखिए ये हमारे पास एक फ्लूइड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर हो गया। उसके पास ही एक और फ्लूइड मूव कर रहा है जो किसकी तरफ जा रहा है, ये दो एडजेसेंट फ्लूइड हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं जी। ऐसी मूवमेंट को काउंटर करंट मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर करंट मूवमेंट कहते हैं। ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, काउंटर करंट मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ टू एडजेसेंट फ्लूइड्स इज कॉल्ड, अच्छा होगा क्या, ये क्या है, फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस। इसमें फिल्ट्रेट की डायरेक्शन क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनुले में डाउनवर्ड। फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ एनुले में किधर जाते हैं, और ब्लड किधर जाता है, ब्लड अपवर्ड जाता है। नहीं जाएगा जी, अपवर्ड चला गया ब्लड, ब्लड कहां चला गया, अपवर्ड। ये है ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ टू एडजेसेंट फ्लूइड, इट्स कॉल्ड काउंटर करंट। इसका फायदा ये होता है कि दो एडजेसेंट फ्लूइड्स के दरमियान में एक्सचेंज रेट इनहेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। इसकी वजह से चीजें फिल्ट्रेट में से निकल के ब्लड में आना शुरू हो जाती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर, या काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना जी। तो रीएब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म डिसेंडिंग लूप ऑफ एनुले में हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये बात भी समझ आ गई। यही हमने यहां पर मेंशन किया है, यही हमने क्या किया है बताएं जी। हाँ यही हमने यहां पर मेंशन किया है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल ड्यू टू द ऑपोजिट फ्लो ऑफ द एडजेसेंट फ्लूइड इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मूवमेंट। याद रख लें इस बात को क्या कर लें कि 99.9% वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से। देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की एब्सॉर्प्शन हो रही है। अच्छा खैर, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं जी, और ये हमारे पास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है। ओके, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी चाहिए, और वो है एक हार्मोन, उसका बिहेवियर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाँ जी, कौन सा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये जी एडीएच। कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन, जिसे आप वेजोप्रेसन भी कहते हैं। ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, और इसे स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये रिलीज भी वहां से होता है। अच्छा जी, लाइट प्लीज ऑफ कर दें, बच्चों को नजर नहीं आ रहा। ओके, तो अब देखिएगा, एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कहां से रिलीज हुआ,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको रिलीज, इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन करवाना, इसका डायरेक्ट रिलेशन है जी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, वाटर। लें जी, ज्यादा एडीएच तो ज्यादा, हाँ जी, बात को अगर सिर्फ ये नुक्ता आप समझ गए ना तो आप टॉपिक समझ गए। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ब्लड में से चीजों को निकालना, सॉरी फिल्ट्रेट में से निकालना और किधर डालना, डायरेक्शन क्या होगी? फिल्ट्रेट में से निकाल के चीजों को डालना किधर? रीएब्जॉर्प्शन, वापस से एब्जॉर्ब, गलती से चली गई थी चीजें किधर? फिल्ट्रेट में, उन्हें रीएब्जॉर्ब ब्लड के अंदर कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। कौन करवाता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन? ज्यादा एडीएच तो, अच्छा बात करते हैं, एक स्नैरियो लेते हैं, एक स्नैरियो मैं ले लेता हूं, दूसरा ओरली बता देता हूं। आपने किया मोर वाटर ड्रिंक, क्या किया जी? पानी आपने पिया ज्यादा। जब आप पानी ज्यादा पीते हैं, लेट सपोज, तो फिर बॉडी क्या हो जाएगी? फ्लडेड बॉडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बॉडी फ्लडेड हो गई है, तो लॉस को क्या करना है? लॉस को करना है ज्यादा, तो कॉन्जर्वेशन को क्या करना चाहिए आपको? बचाना कम चाहिए। और कॉन्जर्वेशन का तरीका क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन को क्या करना चाहिए? कम कर, कॉन्जर्वेशन रीएब्जॉर्प्शन ही, हाँ, कंजर्व कर लेना पानी। देखिए अगर पानी फिल्ट्रेट में ही रहा तो वो बॉडी से लॉस हो जाएगा यूरिन के थ्रू, लेकिन हम उसको कंजर्व करेंगे कैसे? उसको निकालेंगे फिल्ट्रेट में से, ब्लड में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, इट इज द कॉन्जर्वेशन मेथड। आपने अगर लॉस को इनहेंस करना है तो कॉन्जर्वेशन को क्या करना है? कॉन्जर्वेशन क्या है? रीएब्जॉर्ब। आपको रीएब्जॉर्प्शन को क्या करना होगा? आपको रीएब्जॉर्प्शन को कम करना होगा। रीएब्जॉर्प्शन को कम करने का तरीकाकार क्या है कि आपको एडीएच को क्या करना होगा? देखिए रीएब्जॉर्प्शन के साथ एडीएच का डायरेक्ट, एडीएच कम हुआ, रीएब्जॉर्प्शन क्या हो गई? लॉस क्या हो गया? तो क्या बनेगा? लार्ज डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। बात समझ आई है? इसी तरह हम कहते हैं कि देखिए डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा? जब एडीएच क्या है? कम। तो यहां पे भी हमने कहा कि एडीएच क्या है? कम, जिसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन बन रहा है। ये बात समझ आई है कि कोई नहीं? वेरी गुड। अगली बात, इसका काउंटर सीन देखें। यहां पे तो आपने पानी पिया था बहुत ज्यादा, हाँ जी, 2-3 बंदों का। तो अब जो है हमारे पास पानी नहीं पिया। दूसरा स्नैरियो ले लें, आप पानी नहीं पिया आपने 4 दिन, ठीक है। बॉडी में क्या हो गई है? शॉर्टेज। बॉडी में क्या हो गई? अगर शॉर्टेज हो गई है तो आपने क्या करना है? इसका काउंटर सारा सीन होगा। आपने लॉस को बचाना है, कॉन्जर्वेशन को बढ़ाना है। कॉन्जर्वेशन का तरीका है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन को, ताकि यूरिन से भी वापस ब्लड में पानी आ जाए, लॉस कम हो जाए। रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो एडीएच को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एडीएच बढ़ाएंगे तो फिर डेफिनेटली जब लॉस हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? कम। तो यूरिन कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा कब होगा? जब एडीएच जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है। पॉइंट समझ आएगा नहीं जी? हाँ, एक डिजीज इसके साथ एसोसिएट करती है, और वो कौन सी? डायबिटीज इंस्पाइडस। ऐसा बंदा जिसके अंदर जो है वो एडीएच कम बन रहा है, उसके अंदर क्या होगा? एडीएच कम बनने से डाइल्यूटेड यूरिन बनता है और लार्ज अमाउंट में बनता है, तो इससे डायूरेसिस का प्रॉब्लम होगा। डायूरेसिस ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें ओवर यूरिनेशन बंदे में चल रही होती है, तो इस स्टेट को क्या कहेंगे? डायबिटीज इंस्पाइडस कहेंगे। बताएं क्या कहेंगे? डायबिटीज इंस्पाइडस कहेंगे। डस्टर है इधर के? कोई नहीं है? किधर है डस्टर? ओह थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे देखिएगा। तो यहां पर ये चीजें हमने देखी। अब देखें, ओके, अब 2 चीजें यहां पर और देखते हैं हम। ये जी काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ आ गया। अब जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को समझना इंतहाई आसान। यहां पर क्या होगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये देखिएगा जी, ये क्या नजर आया आपको? ये कौन सा लूप है? असेंडिंग लूप है। बताएं कौन सा लूप है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना जी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये क्या आ रहा है? एल्डोस्टेरोन। वेरी गुड। अब एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? पहले इसका रिलीज समझे।
एल्डोस्टेरोन रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करती है। ये रेनल कॉर्टेक्स का आउटर, ये जो रेनल ग्लैंड होता है उसका आउटर पार्ट है ना जी। हाँ, जिसे आप क्या कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, उसका आउटर पार्ट है बेसिकली। हाँ, उस आउटर पार्ट जो है रेनल कॉर्टेक्स जो है उसका, सॉरी, उसका आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टिकल हार्मोन्स को रिलीज करता है। और कॉर्टिकल हार्मोन्स जो है उनमें से एक हार्मोन कौन सा है? ये जो कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। तो बाय नेचर इसकी नेचर क्या है? स्टीरॉयड है, ये लिपिड नेचर हार्मोन है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये आके किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर। और आके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये पोर्स बना रहे हैं और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से बाहर निकाल रहा है क्लोराइड आयन को और किसको? सोडियम आयन को। बताएं कैसा, किन आयन्स को? क्लोराइड आयन को। और ये है जी एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड बाय द, इसका फायदा क्या होगा? ये बाहर जो मीडियम है इसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, है ना जी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियम भी आपने इसको कह रखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है यहां पर क्या हो जाएगा? सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बताइएगा? हाई। जब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो वाटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बाहर वाली साइड पे वाटर का पोटेंशियल क्या है? लो। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ट्यूब्स के अंदर वाटर का पोटेंशियल कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? हाई। तो चीजें अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं, है ना जी। ऐसे एब्जॉर्प्शन होगी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये किस पैटर्न पे होती है बताएं? ये होती है एल्डोस्टेरोन जाके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करके क्या करता है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्लोराइड और सोडियम का अपटेक कर देता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? जी पॉइंट सबको समझ आ गया जी। ये था हमारे पास नेफ्रॉन। यहां तक अगर किसी का कोई मसला है तो वो बता दे, वरना हम आगे पढ़ेंगे।